नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल संविधान पर था सीधा आघात। पीएम मोदी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। तारातला हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 9। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 5 लोग गिरफ्तार। जांच के लिए 7 सदस्य एसआईटी का गठन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद की घोषणा। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के खिलाफ बयान देना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को महंगा पड़ा। राहुल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लिखित आवेदन देकर बयान पर जताया खेद। वेनेजुएला में 2 तेज भूकंप के झटकों में कम से कम 32 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग हुए घायल। और अंतरिम राष्ट्रपति ने दी जानकारी, ला गुआइरा राज्य भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में बनाई जगह। मोरक्को, स्विट्जरलैंड और कनाडा भी नॉकआउट में पहुंचे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर से। बता दें आपको कि बैक फुट पर आ गए हैं राहुल गांधी। बता दें आपको कि ये ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी विवादित बयान देकर मुश्किलों में फंस गए हैं और विवादित बयान देना उनको काफी महंगा पड़ा है। कार्तिकेय सिंह पर बयान देने पर उन्होंने अब खेद जताया है। पनामा पेपर्स लीक मामले में कार्तिकेय सिंह का नाम उन्होंने लिया था और अब उनका नाम लेना उन्हें भारी पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह, जिन पर बयान देकर एक बार फिर से राहुल गांधी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लिखित आवेदन देकर उन्होंने बयान पर अपने खेद जताया है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी बैकफुट पर हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से हैं। आदित्य, क्या पूरा मामला है, एक बार आप अपने दर्शकों को बताएं, उसके बाद बताएं कि राहुल गांधी किस तरह से बैकफुट पर आए हैं। देखिए, आना ही था, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार अनर्गल बयानों के चलते राहुल गांधी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा है या खेद व्यक्त करना पड़ा है। और ये मामला दरअसल 2018 का है, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हुआ करते थे। राहुल गांधी झाबुआ पहुंचे थे और झाबुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान पर पनामा पेपर लीक्स का मामला उस समय बहुत चर्चित हुआ कर रहा था। उस दौरान उस संदर्भ में उनका नाम लिया था और इसी को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने डिफेमेशन का केस जो है, मानहानि का केस जो है, वो दायर किया था। उन्होंने कहा था कि ये बहुत अनर्गल बयान है और इससे मेरी छवि पर जो है वो धूमिल हो रही है। ऐसे में उन्होंने पहले जिला अदालत में इसकी जो है केस फाइल किया था और वहां पर राहुल गांधी को खुद व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट पहुंचे वो और हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर वहां पर पेश होने के लिए जो है उसके लिए रियायत मांगी, उसके अलावा उन्होंने कहा कि इस केस को खत्म कर दिया जाए। लिहाजा केस हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक लिखित खेद व्यक्त जो है वो कर दिया गया है। खेद पत्र जो है वो उनके वकील के द्वारा दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी पनामा पेपर लीक्स में उनके बेटे का नाम, कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लेने को लेकर, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि उनकी छवि पर असर पड़ा है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। हालांकि अभी खेद व्यक्त पत्र जो है वो कोर्ट को तो दिया है, लेकिन कोर्ट ने अभी कार्तिकेय सिंह चौहान का भी पक्ष जो है इस पर मांगा है। अब कार्तिकेय सिंह चौहान को भी लिखित में उनको अपना पक्ष देना होगा और उसके बाद ही
अब आगे की कार्रवाई जो होगी वो कोर्ट तय करेगा कि इस केस को किस तरीके की दिशा मिलनी है। जी आदित्य, एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिनके बयान को लेकर ये इस वक्त वो बैकफुट पर हैं, यानी कि उनको खेद जताना पड़ा है। एक तरह से उनकी छवि तो खराब हुई है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। मतलब कार्तिकेय जो हैं वो आगे क्या एक्शन ले सकते हैं और साथ ही साथ हाईकोर्ट भी आगे क्या मामला कर सकता है। देखिए, राजनीति में इस तरीके के बयानात कई बार होते हैं, हमने देखे हैं, और इस तरीके के मानहानि के मामले भी हमने कई बार देखे हैं। लेकिन आमतौर पर हमने ये देखा है कि मामले जो है वो आपसी सहमति के साथ में जो है खत्म भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन चूंकि ये मामला काफी लंबा हो गया है और कार्तिकेय सिंह चौहान खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कुछ उनकी तरफ से लिखित में प्रतिक्रिया दी जाती है। क्या कोर्ट में जब वो उनको अपना वक्तव्य देने के लिए कहा गया है तो कोर्ट में वो क्या कुछ लिखित में अपना जवाब पेश करते हैं, और फिर उसके बाद कोर्ट पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति लगातार आदतन तौर पर इस तरीके के बयान देता आ रहा हो, राजनीति में एक बड़े पद पर रहने के बाद भी वो लगातार अगर इस तरह कृत्य कर रहा है, तो कई बार कोर्ट भी संज्ञान लेते हुए आगे इस तरीके के वो काम ना करे, कुछ ऐसी दलीलें दे सकता है। मतलब कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं, लेकिन ये सब अब कोर्ट पर निर्भर होना है, क्योंकि अब कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान आएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भी अब इस बयान को लेकर बैकफुट पर है, जो खेद व्यक्त किया है राहुल गांधी ने, और बीजेपी के लिए एक अच्छा खासा मुद्दा राहुल गांधी को घेरने के लिए मिल चुका है। क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई बार चुनावों के दौरान शिवराज सिंह चौहान और उस दौरान पे कई सारे बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाए थे, और ऐसे आरोपों को लेकर ये केस काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आदित्य, ये बात और एक आपसे जानना चाहेंगे कि कार्तिकेय सिंह का बयान जो है वो कब तक सामने आ सकता है। देखिए, अभी फिलहाल कार्तिकेय सिंह की तरफ से किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है, और आमतौर पर शांत और शालीन कम बोलने वाले व्यक्ति कार्तिकेय सिंह चौहान माने जाते हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल जो विदिशा उनका जो क्षेत्र है, बुधनी जो उनका क्षेत्र है, वहां पर सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएं देते नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं वो मीडिया में देने से पहले वो कोर्ट को देना शायद मुझे लगता है कि ज्यादा पहले प्राथमिकता देंगे, कि कोर्ट को जो उनको लिखित में जवाब देना है इस प्रतिक्रिया के बाद जो खेद राहुल गांधी ने व्यक्त किया है, तो हम मान सकते हैं कि मीडिया में प्रतिक्रिया आने के पहले संभवतः वो कोर्ट में अपनी बात पहले रखे। जी आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बेहद शर्मिंदगी का पल एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने ये आया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता की, कि कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम शेड के ढहने से हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 पहुंच गई है। तो वहीं SSKM अस्पताल में 25 लोगों का इलाज चल रहा है, और इस मामले में पुलिस ने गोदाम के मालिक शंभुनाथ बेहरा और स्ट्रक्चरल इंजीनियर कमल सामंत और सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार के अलावा दिवाकर भंडारी, अब्दुल हामिद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर गैर इरादतन हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, और इन्हें एक मृत मजदूर के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जॉय सूर्या मुखर्जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। सेना, NDRF, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। फिलहाल दुर्घटना स्थल के पश्चिमी हिस्से में मलबा हटाकर बचाव अभियान जारी है। NDRF ने बताया है कि पश्चिमी हिस्से के मलबे में फंसे 4 लोगों की पहचान कर ली गई है, और आशंका है कि कई अन्य लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। बचाव दल के सूत्रों के अनुसार मलबे के नीचे दबे कई लोगों के मोबाइल फोन अभी भी चालू हैं, और उन मोबाइल्स की टावर लोकेशन ट्रैक कर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मलबे के किस हिस्से में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। NDRF की दूसरी बटालियन के कमांडेंट मनीष रंजन ने बताया है कि हमने अब तक 16 पीड़ितों को बाहर निकाला है और 5 बेहोश पीड़ितों को बचाया गया है, और 4 पीड़ित अभी भी फंसे हुए हैं, और हमने उन तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन।
और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तेलंगाना राज्य में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 24 जुलाई तक चलेगा। और इस दौरान बूथ स्तर के अधिकारी राज्य के 3.38 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित करेंगे। हैदराबाद में ये फॉर्म अंग्रेजी में दिए जाएंगे, तो वहीं बाकी जिलों में इन्हें तेलुगु भाषा में बांटा जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची 31 जुलाई को जारी की जाएगी और इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस 31 जुलाई से 28 सितंबर के बीच भेजा जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग की निगरानी में इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राज्य भर में जिला स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और इसके साथ ही मतदाताओं को 1950 टोल फ्री हेल्पलाइन और मतदाता पोर्टल और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। साल 1975 में 25 जून और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को देश में लागू आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसा चुनौती लेकर आया है जिसे हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र को अधिनायकवाद की तरह से कब्जाने की कोशिश की थी और संविधान को हथियार बनाकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और संविधान बदलने की पूरी कवायद हुई। और यही नहीं, नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए और प्रेस की आज़ादी को निलंबित कर दिया गया। इमरजेंसी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की गई और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान नसबंदी की भयावह घटनाएं आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। इमरजेंसी का वह भयानक दौर आज भी उन घटनाओं की याद दिलाता है। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया।
ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को शुरू हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी और ये योजना शहरों में रहने वाले लाखों निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए पक्के घरों का सपना पूरा कर चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चलते अब तक करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वजह से अनेक परिवारों का वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। आम जनमानस को ध्यान में रखकर शुरू की गई इन पहलों से करोड़ों लोगों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसी ही एक पहल है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इस योजना की शुरुआत 11 साल पहले 25 जून 2015 को हुई थी। इसके तहत अब तक करोड़ों देशवासियों को उनका अपना पक्का मकान मिल चुका है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चलते अब तक करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है।
ये योजना महिला सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। इसके तहत बड़ी संख्या में परिवार की महिला मुखिया को पक्के घर का मालिकाना हक मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वजह से अनेक परिवारों का वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ वो परिवार उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग में आते हैं और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से नए घर बनाने, खरीदने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और होम लोन पर सब्सिडी भी मिलती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार लोगों के पक्के घरों का सपना पूरा करने के लिए खुलकर आर्थिक सहायता दे रही है। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 1,25,00,000 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से करीब 98,61,000 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं इनमें से लगभग 96 लाख परिवारों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। करीब 10 लाख घरों का निर्माण नई तकनीक के आधार पर किया गया है। इस योजना में अब तक करीब 8,79,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार ने 2,09,000 करोड़ रुपए की सहायता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जिनमें से केंद्र द्वारा 1,80,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के भी करोड़ों नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सफलता के बाद सरकार ने इसका विस्तार करते हुए सितंबर 2024 में इसके दूसरे चरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना का 40 सदस्यीय दल मंगोलिया के उलान बटोर स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में भाग ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रशिक्षण पर केंद्रित इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास के 23वें संस्करण में 18 देशों के 1000 से अधिक सैनिक शामिल हो रहे हैं। भारतीय दल का ये गश्त तलाशी, भीड़ नियंत्रण, मानवीय सहायता, घायलों का बचाव और यूएन संपत्तियों की सुरक्षा जैसे अभ्यासों में हिस्सा ले रहा है और ये भारत की वैश्विक शांति सहयोग और यूएन शांति रक्षा अभियानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।